बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर N.A. नज़ीर चौहान। आज हम बात करेंगे मटीरिया मेडिका पर। इससे पहले तमाम न्यू होम्योपैथ से गुजारिश है इस वीडियो को गौर से देखें और अमल करें। इस किताब में मेजर एक्ट हैं यानी मेजर लॉ हैं, जिसको समझ और सीख लिया जाए तो प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं आप सबको बहुत ही आसान अल्फाज और अंदाज से बात करूँगा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताऊँगा जिससे बात समझ में आ जाएगी। इस लेक्चर में हमने 6 या 7 पॉइंट बनाए हैं। इन तमाम पॉइंट पर मुख्तसर बात होगी। अब बात शुरू करते हैं। मटीरिया मेडिका से क्या मुराद है? ये नंबर 1 है। ख्वासुल अद्वियास यानी मटीरिया मेडिका से मुराद ऐसी किताब है जिसमें इलाजुल अमराज से मुतल्लक अद्वियात की तफसील अलामत के साथ तहरीर हो। यानी यूँ भी कहा जा सकता है मटीरिया मेडिका एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें अलामत की कलेक्शन होती है और उसमें मल्टीपल अद्वियात शामिल होती हैं। नंबर 2, लफ्ज़ मटीरिया मेडिका लातिनी ज़ुबान से लिया गया। लफ्ज़ मटीरिया मेडिका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा मटीरिया जिसका मतलब है मवाद मटीरियल, दूसरा हिस्सा मेडिका जिसका मतलब है तिब मेडिसन अद्वियात। लिहाजा लुगत के अतबार से हम मटीरिया मेडिका का तर्जमा तिब्बी मवाद यानी मेडिकल मटीरियल कर सकते हैं। दूसरी तरह ये ऐसी किताब है जिसमें अद्वियात का मटीरियल होता है। नंबर 3, हर पैथी का अपना अलग मटीरिया होता है। दुनिया में जितनी भी पैथी हैं उन तमाम पैथियों का अलग मटीरिया है। हर तरीका इलाज का अपना अलग मटीरिया मेडिका है, उसके असूलों के मुताबिक होता है। होम्योपैथी तरीका इलाज के असूलों के मुताबिक इसका भी अपना अलग मटीरिया मेडिका है, जिसमें दवा के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म या जिस्म के अज़ा में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों और असरात का अंदराज किया जाता है। नंबर 4, होम्योपैथी मटीरिया मेडिका दीगर तरीका इलाज के मटीरिया मेडिका से मुनफरिद हैसियत रखता है। ये बहुत वसी, मुफस्सिल और नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें सर से पाँव तक की तमाम अलामत बल्कि मरीज़ के जहन, जज्बात, एहसासात के मुतल्लिक़ जुमला अलामत दवा की खसूसियात के साथ दर्ज होती हैं। होम्योपैथी अद्वियात की अलामत को मुख्तलिफ सेहतमंद इंसानों पर तजर्बात करने के बाद हासिल किया जाता है। फिर इन अलामत को एक ख़ास तरतीब व तफसील के साथ मटीरिया मेडिका में दर्ज किया जाता है। होम्योपैथी का आगाज़। नंबर 5, सबसे पहले होम्योपैथिक तरीका इलाज के बानी डॉक्टर हनीमन ने सनकोना की आजमाइश यानी प्रूविंग की। डॉक्टर हनीमन ने 1790 में डॉक्टर कुलान के मटीरिया मेडिका का तर्जमा जर्मन से इंग्लिश ज़ुबान में कर रहे थे कि उस किताब की किसी तहरीर से उन्हें इख्तलाफ हुआ। वो तहरीर कुछ इस तरह थी: कोनाइन अपने कड़वे जायका के बायस मलेरिया बुखार उतार देती है। डॉक्टर हनीमन ने चाइना की इस खसूसियात की कैफियत को मालूम करने के लिए एक नया तरीका आजमाइश इख्तियार किया और ये आजमाइश सेहतमंद इंसानों पर करने का फ़ैसला किया। उस आजमाइश के लिए उन्होंने ख़ुद तकरीबन 1 औंस कोनाइन रोज़ाना खाना शुरू की। कुछ दिनों के बाद उन पर बतरतीब लर्जा यानी शेवरिंग, गनूदगी, बुखार, प्यास, चेहरे पर सुर्खी की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हुई। तमाम अलामत के ज़ाहिर होने के बाद डॉक्टर हनीमन ने कोनाइन का इस्तेमाल तर्क यानी रोक दिया। नतीजा के तौर पर ज़ाहिर शुदा अलामत आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। उन्होंने इस तजर्बे को खुद पर कई बार आजमाया और हर बार ये अलामत इसी तरतीब से ज़ाहिर हुई और फिर ख़त्म हो गई। इस तजर्बे को डॉक्टर हनीमन ने आजमाइश दवा यानी ड्रग प्रूविंग का नाम दिया और आजमाइश से हासिल शुदा अलामत को मटीरिया मेडिका में शामिल किया। ड्रग प्रूविंग अहादीस की रोशनी में 1450 साल कबल दरियाफ्त हो गया।
सेहरा डॉक्टर हानीमन के सर लगा। हदीस मुबारक है कि जिस खाने में मक्खी गिर जाए उस मक्खी को पूरा डुबो लो, वो खाने के काबिल हो जाता है। साइंसदानों ने जब इस हदीस मुबारक को पढ़ा और सुना तो उन्होंने मक्खी पर सर्च शुरू की, जिससे पता चला कि मक्खी के एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा है। पहले वो बीमारी वाला पर डालती है, जब उसको पूरा डुबो लेते हैं तो उस खाने में बीमारी ख़त्म हो जाती है। जब हम उसको पूरा डुबो लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसके अंदर से बीमारी ख़त्म हो जाती है, जिसको साइंसदानों ने कहा कि इसके एक पर में पैथोजिन यानी बीमारी है, दूसरे पर में एंटीजिन यानी शिफा है। इस तजर्बे के बाद डॉक्टर हानीमन ने कई अद्वियात पर आजमाइश की, जिसमें उन्होंने अपने बाएतमाद दोस्तों, अजीज़ों और दीगर सेहतमंद अफराद को भी शामिल किया। दुनिया का पहला होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका डॉक्टर हानीमन ने तकरीबन 20 साल की काविश और जद्दोजहद के बाद 1811 में शामिल किया, जिसे मटीरिया मेडिका प्यूरा का नाम दिया गया। मटीरिया मेडिका प्यूरा में 67 अद्वियात के खवास और अलामत दर्ज हैं। दूसरा एडिशन 1806 में शाया हुआ, जिसमें 36 अद्वियात यानी 36 अद्वियात की अलामत बयान हैं। अब तक हज़ारों अद्वियात पर उनके बताए हुए असूलों पर आजमाइश हो चुकी है और ये अमल अभी जारी है। मटीरिया मेडिका की तरतीब। अद्वियात की आजमाइश के बाद ख़ास तरतीब व तफसील के साथ मटीरिया मेडिका में दर्ज किया जाता है। अद्वियात के नाम हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखे जाते हैं। सबसे पहले दवा के बारे में इब्तदाई मालूमात, दवा का ग्रुप, खसूसियात और उनके बाद दिमागी अलामात दर्ज की जाती हैं। बाद अज़ां तमाम अलामात और ख़वास व तरतीब बार बयान किए जाते हैं। आज की तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता दुनिया बिलखसूस तिब्बी साइंस डॉक्टर हानीमन के अफकार व नज़रियात के आगे सर तस्लीम खम करने पर मजबूर है, क्योंकि हानीमन ने वहम व गुमान और क़ियास या नज़री उलूम पर अपने इल्म या फ़लसफ़ा की बुनियाद खड़ी नहीं की, ना ही दूसरों के मुशाहदात को अपने लिए निशान राह बनाया और ना ही जानवरों को बनियनु इस इंसान पर फ़ौक़ियत दी कि उन पर आजमाइश की हुई अद्वियात को इंसानों के लिए मुफीद करार दिया। ये कैसे मुमकिन है साइंस की रोशनी में कि चूहों, खरगोशों और सूअर पर ड्रग प्रूविंग के दौरान ज़हनी, जिस्मानी एहसासात, जज्बात, ख्वाहिशात की कैफियत को बयान करें या बयान कर सकते हैं। कुछ अलामात के मुताबिक अद्वियात पर बात करता हूँ, आगे बताऊँगा कि इंसानों पर ड्रग प्रूविंग क्यों ज़रूरी है। फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि इंसानों पर प्रूविंग करने का जो डॉक्टर हानीमन सर ने सेहरा लिया वो क्यों ज़रूरी है, और उन्होंने इख्तलाफ जो किया तो उसका भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जैसे एक बच्चे की कैफियत ये है कि वो सारा दिन सोता है, रात में रोता है, उसकी दवाई एलोपैथिक में नहीं है, ये किसी भी पैथी में नहीं है। उसकी दवाई क्या है? दिन में सोना, रात में जागना, रोना, जलापा। दूसरी, बच्चा कहता है, ख्वाहिश करता है कि मुझे उठाकर चला फिरा जाए। नॉर्मल हालत के अंदर भी बच्चा क्या कहता है? मुझे उठाकर चला फिरा जाए। जैसे उसको बिठाते हैं वो रोना शुरू कर देता है। अब इस उठने और बैठने और चलने की अलामत को ख़त्म करने के लिए, ये ज़हनी अलामत है, उसकी ख्वाहिश है, उसको ख़त्म करने के लिए कैमोमिला देते हैं, बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ पेंसिल खाते हैं, पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो सिक्के की डिज़ायर करते हैं, उस सिक्के से बनने वाली दवा है ग्रेफाइटिस। हम उस ग्रेफाइटिस को देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस ख्वाहिश, उस खाने की आदत को ख़त्म हो जाती है। अब ये वाली जो अलामत मैंने बता रहा हूँ, ये जानवरों पर कैसे हो सकती है, जानवर कैसे बता सकते हैं? वो नहीं बता सकते। क्यों? इंसान अपनी कैफियत को खुद से अच्छी तरह बता सकता है। बहुत सारे लोग सालन के अंदर या दीगर और चीज़ों के अंदर नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं। पहले नमक होता है, उसमें और नमक डालते हैं। नमक डालने की ज़्यादा ख्वाहिश नेट्रोम्योर की, नेट्रोम्योर को हाई डोज में देते हैं तो उसकी कैफियत ख़त्म हो जाती है, वो नॉर्मल एतदाद पर आना शुरू हो जाता है। इस तरह बहुत सारे लोग
चीनी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करते हैं, हर टाइम मीठा मीठा मीठा। अब उस मीठे की ख्वाहिश को, उस डिज़ायर को लेवल पर लेकर आने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? थायराइड मेडिसिन की। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी बच्चों को दूध हजम नहीं होता, ख़वातीन कहती हैं हमें दूध हजम नहीं होता, बड़े बूढ़े कहते हैं हमें दूध नहीं होता। क्या होता है दूध से? भी दूध पीने से गैस होता है, लूज मोशन लगते हैं, पेट में मरोड़ होता है, दूध हजम नहीं होता। जब न हजम नहीं होता तो उसकी जो है परेशानी की वजह से वो दूध नहीं पीते। हमारे पास जब ये मरीज़ ऐसी कैफियत लेकर आता है, हम सिंगल मेडिसिन देते हैं मैगम्योर, अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद मरीज़ ठीक हो जाता है। अब इम्तिहान का खौफ है, बच्चियों को सब कुछ याद होने के बावजूद भी पेपर देते वक्त या स्टेज पर बोलते वक्त या दीगर जो इम्तिहानात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खौफ होता है, आने के बावजूद भी डर हो, उस डर को ख़त्म करने के लिए जैल्सीमियम मेडिसिन है। इसी तरह मौत का खौफ, बहुत सारे लोग होते हैं उनको खौफ होता है कि मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। इवन यहाँ तक बताते हैं कि अपना मौत का वक्त भी बता देते हैं कि मैंने फ़लाँ टाइम मर जाना है। इस मौत के वक्त के बताने की या मुतय्यन करने पर दवा है एकोनाइट। अब उसको एकोनाइट की दवा देते हैं, ज़हनी अलामत ख़त्म हो जाती है। जब ज़हनी अलामत ख़त्म होगी मरीज़ तंदुरुस्त हो गया। अब बहुत सारे लोगों के वालिदैन, अजीज़ो कारब, बहन भाई इंतकाल कर जाते हैं, उनका सदमा, किसी महबूब दोस्त के चले जाने का सदमा, उस सदमे की वजह से उन पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी के मरीज़ बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, किसी भी कैफियत में उनका दिल खुशहाल नहीं होता है। अब इन कैफियत को ख़त्म करने के लिए सिंगल एक ही मेडिसिन, एक डोज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अग्नेशिया, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तन्हाई में गुनाह करते हैं। अब गुनाह तो करना ही ठीक नहीं है, मगर ये जो डिज़ायर है कि मैं तन्हाई में छुप कर गुनाह करूँ, मुझे कोई देखे ना, इस तन्हाई और गुनाह की कैफियत को छुप कर करने की कैफियत को होम्योपैथी में मेडिसिन है ब्यूफो, इसके देने से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ उस गुनाह से बाज आ जाता है। दूसरी इसकी कैफियत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेशरम, बेहया लोग, गंदी गुफ्तगू करने वाले, ऐसे ही फजूल नंगे कपड़े उतार देने वाले, बच्चे देखते हैं उनके कपड़े बनाते उतार देते हैं, बहुत तरह बड़ों में भी ऐसी कैफियत होती है। इन बेहुदा हरकत को ख़त्म करने के लिए, ये अंदर की कैफियत है ना जी, अंदर की कैफियत को ख़त्म करने के लिए क्या देते हैं हम? हायस अहमद। जब हायस अहमद देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। एक मरीज़ वो कहता है जी मेरा मुंह बहुत खुश, प्यास मुझे इतनी लगती है, मैं एक घूंट हर मिनट बाद, एक घूंट हर मिनट बाद, एक घूंट हर मिनट बाद, एक घूंट हर चंद मिनट बाद, एक घूंट कर कई गिलास पी जाता है। अब एक घूंट की एलोपैथी में भाई कौन सी दवा है? कोई दवा नहीं। होम्योपैथी के अंदर उसकी डिज़ायर है ना, उसकी ख्वाहिश है, उसकी ये कैफियत है। इस कैफियत को होम्योपैथी का पैमाना ही परख सकता है और ट्रीटमेंट कर सकता है। हम आर्सेनिकम की एक डोज देते हैं, ब्लड ठीक हो जाता है। दूसरी इसकी कैफियत, मरीज़ पानी पर पानी पीता है, भर भर के गिलास, 2 3 4 पीता, उसकी प्यास ही नहीं ख़त्म होती। इस ना प्यास ख़त्म होने की कैफियत की दवा बराइयोनिया देते हैं, एतदाल पर आ जाता है। तीसरी इसकी क्या कैफियत है? मरीज़ को प्यास ही नहीं लगती, जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी सर्दी हो, एक गिलास मजबूरन 1.5 गिलास, बस उसके पर गुजारा कर। अब प्यास का ना लगना ये भी नुकसानदेह चीज़ है। अब इस कैफियत को ख़त्म करने के लिए पल्साटिला है। अब ये सारी मेडिसन दिमागी तौर पर, एहसासात पर जितने भी असरात पैदा करती हैं। अब इन कैफियत को समझने के लिए होम्योपैथी वाला जो है ना जी, होम्योपैथी वाली साइंस होनी चाहिए, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ड्रग प्रोग्राम के हवाले से, भाई हर चीज़ में ही आप जो बीमारी पैदा करती वही शिफा देगी। आगे मैं इस पर भी बात करता हूँ, ठीक है। एक मरीज़ फुल गर्मियों के अंदर कपड़ा लेकर बैठता है, कंबल लेता है, जर्सी स्वेटर ये वो पहनता है, क्यों? फुल गर्मी में सर्दी लगती है, बुखार भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, सारी कैफियत ठीक होने के बावजूद क्या होता है? सर्दी लग रही है। अब गर्मी में सर्दी का क्या काम भाई? अब इस कैफियत को कौन सी पैथी ट्रीटमेंट करेगी? वो कहेंगे पागल है भाई ये। इसका इलाज होम्योपैथी में सुरानियम की एक डोज देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, मरीज मामूल पर आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर कस्में खाना, फलां की कसम, फलां की कसम, फलां की कसम, फलां की कसम, ओ भाई तेरी बातों पे वैसी एतबार है,
اب یہ کھانے والی جو عادت ہے، اس عادت کو ختم کرنے کے لیے ہے نا گارڈین، اب چاند جو نیا چاند نکلتا ہے پہلی یکم کی تاریخ میں، اس میں ان کو بچوں کو یا بڑوں کو مرگی کے دورے شروع ہو جائیں، چاند کی پہلی تاریخوں میں مرگی کے دورے ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے ہے سلیشیا۔ اب چاند کی 14ویں تاریخ کو جب چاند فل عروج پر ہوتا ہے، یہ میں مختلف کیفیات بتا رہا ہوں، اس کے احساسات، اس کے جذبات۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو چاند عروج پر ہوتا ہے اس میں جذباتی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مریض آ کے بتاتے ہیں جی ہماری کیفیت یہ ہے، جب چاند کی 14 تاریخ شروع ہوتی ہے، 13، 14، 15، جذباتی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس جذباتی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، اینٹی مونیمکروڈم۔ فل گرمی کے اندر جو خواتین یا جو مرد حضرات چھتری کا یا کپڑوں کا، یا جو خواتین حجاب استعمال نہیں کرتی، ان کے سکن پر جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اب تو کینسر کے جو سیل بھی آ جاتے ہیں، کینسر کے جو اثرات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جلد جلس جانا، مرجھا جانا، سلوٹ آ جانا، ان سب کیفیت کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام علامت کو کرنے کے لیے سول میڈیسن ہے، نیٹ اینڈ کلین کر دیتی ہے کچھ دن استعمال کرنے کے بعد۔ اب مریض کہتا ہے دائیں طرف سر درد، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے دائیں سر درد ہے۔ او بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس آئے ہو، بتاؤ دائیں طرف سر درد۔ دائیں سر طرف کی سر درد کی دوا سیمونیریا، بائیں طرف سر درد کی دوا اسپائجیلیا۔ اسی طرح دھوپ کے اندر چلنے پھرنے سے، جو ہیٹ اسٹروک میں اور اس میں کام کرنے سے سر درد ہو، جو گلونائن بیلاڈونا۔ سردی لگ جانے سے سر درد ہو، ایکونائٹ۔ سر درد ہلانے سر، تھوڑی سی حرکت سے سر درد ہو، برایونیا۔ سر درد کو نیچے سجدہ رکوع میں جیسے ہم نماز پڑھنے کے دوران آگے جھکاتے ہیں یا کسی چیز کو اٹھاتے ہیں، اس وقت سر درد ہو، آنکھیں باہر کی طرف آئیں، MMLS۔ تو بھائی یہ ساری علامات کو جب ہم مٹیریل میڈیکا میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسانوں پر ڈرگ پروونگ ہونی ہی چاہیے۔ جانوروں پر ڈرگ پروونگ کرنے سے یہ علامت کہاں سے ملیں گی؟ میں ہزاروں دوائیاں ان ہاتھوں پر گنوا سکتا ہوں، الحمدللہ۔ آگے میں سمجھاتا ہوں، مزید سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا اور دیکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں دواؤں کی آزمائش صرف تندرست انسانوں پر ہی کیوں کی جاتی ہے؟ جہاں تک جانوروں پر دواؤں کی آزمائش کی بات ہے تو یہ نظریہ غلط ہے۔ میری اور یقیناً سب کی نظر میں اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جانور کسی دوا کو کھانے کے بعد اس دوا کے ذہنی یا جسم پر مرتب ہونے والے بگاڑ یا احساسات کو بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض دواؤں کا انسانوں اور جانوروں پر یکساں اثر نہیں ہوتا۔ وہ چیزیں جو انسان کے لیے زہر ہیں وہ کئی جانوروں کے لیے بالکل بے ضرر ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے فرسٹ ایئر کے اندر میڈیسن ہے بیلاڈونا، سال اول کے اندر، فرسٹ ایئر کے نصاب کے اندر مٹیریل میڈیکا میں بیلاڈونا ایک زہریلے پودا ہے، دوا ہے، مگر خرگوش اس پودے کو شوق سے کھاتے ہیں اور ہر قسم کے خطرات سے بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھو جانوروں پر اس کی پروونگ ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہ ہوتا بھائی، انہوں نے کہنا تھا نہ کوئی اس کے اندر علامت نہیں ہے۔ اب خرگوش کھا رہا ہے، اس کی کوئی علامت نہیں۔ جب انسان کھاتا ہے اس کے حوالے سے اس کا سر درد شروع ہونے جاتا ہے بیلاڈونا سے، چہرہ سرخ ہوتا ہے، بلڈ پریشر تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب اس کی اور بہت ساری کیفیت ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کو کسی دن اور انشاءاللہ کورس میں جب ہم چلیں گے ترتیب بار میڈیسن پڑھائیں گے، اس میں ساری میڈیسن کی علامت ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب وہ شوق سے کھاتا ہے اور ہر قسم کے خطرات سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ قانون قدرت کے اصول ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں اور ان میں سے کبھی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کی اندرونی حکومت کے لیے بھی قدرت نے قانون اور اصول واضح کر دیے ہیں، ان میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ آج سے تقریباً 230 سال قبل جن ادویات پر آزمائش کی گئی ان کی علامات اور خواص آج بھی وہی ہیں جو اس وقت تھے۔
जिस तरह होम्योपैथिक अद्वियात के खवास में तब्दीली रूनुमा नहीं हुई, उसी तरह हर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की तरतीब में भी आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई। यहाँ अब क्या बताया जा रहा है कि 230 साल पहले जैसे डॉक्टर हनीमान साहब ने इस रिसर्च को किया, जो अलामात उस वक्त चाइना की, एकोनाइट की, साइना की, आर्सेनिकम की या दीगर जितनी और कई हज़ार मेडिसिन उनकी उस वक्त जो अलामत थी, या उनके बाद उनके रुफ़ा, उनके शागिर्दों ने जो मेहनत की मुसलसल वो करते आ रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं। वो जो पहले अलामत थी वही आज अलामत हैं। एलोपैथी के अंदर क्या होता है, आए दिन वो मेडिसिन बंद हो जाती भी, क्यों बैन हो गई जी, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसके फलां चीज़ें बहुत ज़्यादा है, फलां बहुत मिसाल देता हूँ, जैसे पेंसिलिन का एक दौर था, अब कहाँ मिलती है ही नहीं। इसी तरह और बहुत सारी मेडिसिन है, मैं जिनका नाम लूँ तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। होम्योपैथी के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इतने साल गुजरने के बाद भी जैसे सेम आज पहले अलामत वही आज है, जैसे पहले शिफा देती थी आज भी उसी तरह है। अच्छा होम्योपैथ होना चाहिए, अच्छे होम्योपैथ से ही इलाज कराना चाहिए। जब आपकी तमाम अलामात मेडिसिन के साथ टैली हो जाएं, इधर अलामत जैसे मैंने अभी बताया, बच्चा दिन में सोता है, रात में रोता है, अब उसकी अलामत क्या है, ये उसकी दवाई क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं, इधर हमारे जहन में आ गया, उसने मरीज ने बताया ये और ये क्या जी, बच्चा रोता है रात में, दिन में सोता है, रात में रोता है, जुलापा, बच्चा उठाए फिरना चाहिए, क्या है जी उसकी कैफियत, उसका फिर एक साइड ठंडी होगी, एक उसकी पूरी तफसील है, वो भी इंशाल्लाह अगले जो है ना लेक्चर में बात करूँगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें हैं जिनको समझने के लिए साइंस ने बहुत ज़्यादा एक निज़ाम दिया है। आगे चलते हैं। होम्योपैथी तरीका इलाज में मरीज़ का इलाज करते वक्त दवाई की अलामत को मरीज़ की अलामत से मिलाया जाता है। जैसे मैंने अभी बात की, जो अलामत मरीज़ और दवा दोनों में मिलती हों वो बिलमिसल कहलाती हैं। इसीलिए होम्योपैथी तरीका इलाज को बिलमिसल इलाज कहते हैं, यानी मिसल का इलाज मिसल से, इलाज बिलमिसल के मतलब मैं मज़ीद वजाहत कर दूँ कि इससे मुराद क्या है। वाहद दवा ज़्यादा मकदार में देने से किसी तंदुरुस्त जिस्म में जो खलल पैदा करेगी वही खलल यानी अलामात किसी मरीज़ में मौजूद हों तो वही वाहद दवा जो कि होम्योपैथी के असूलों पर तैयार की गई हो, इंतहाई कम मकदार में देने से उस खलल को ख़त्म कर देगी, यानी मरीज़ को शफा देगी। इस असूल की सदाकत कदीम और जदीद आम अतबा तस्लीम कर चुके हैं। क्योंकि आगे मैं बात करता हूँ, कई साल कबल बुकरात ने लिखा था कि बाज़ औक़ात एक मिसल का इलाज उसकी बिल मिसल दवा से करने का कायदा ज़्यादा मुफीद रहता है। इस बात की तशरीह करते हुए वो लिखते हैं कि जो चीज़ पेशाब में तकलीफ़, दर्द, खांसी, कै और असहाल पैदा कर सकती है वही चीज़ यानी वही दवा इन अमराज को शफा भी कर सकती है। आखिरी पॉइंट हमारा इलाज बिलमिसल असूलन क़ुव्वत बरकी यानी रूहानी क़ुव्वत से मुतल्लिक़ है। इसलिए होम्योपैथिक इलाज का सबसे पहले इंसान की रूहानी क़ुव्वत पर पड़ता है जो मुखफ़ी और छुपी हुई है। तरकीब के बाद जिस्म पर ज़ाहिर होता है। मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता, होम्योपैथी एक रूहानी तरीका इलाज है। अंदर रूह बीमार होती है तो उसके असरात बाहर आते हैं। उसकी मिसाल है कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, उसके बाद कोई तकलीफ़ होती है, उसको कोई नहीं होती। जब तक ज़िंदा है उसकी रूह के अंदर की बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां। रूहानी बीमारियां ज़ाहिर करती हैं जैसे हमारा जिस्म है, जिस्म के अज़ा हैं, इसी तरह रूह के भी अज़ा हैं। ये अंदर की कैफियत, किडनी स्टोन है उसका एहसास रूह को होता है, खांसी है, फेफड़ों का मसला है, उसका एहसास, उसकी तकलीफ़ हमारी रूह को होती है। हम बेसिकली उस रूह का ट्रीटमेंट करते हैं, उस जिस्म के साथ साथ हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम क्या उसके अंदर की कैफियत का इलाज करते हैं। इसलिए रूहानी इलाज या तो होम्योपैथ के पास है या अल्लाह वालों के पास है। इसी पर मैं अपनी गुज़ारिशात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। नेक्स्ट लेक्चर
ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا کے ذرائع پر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔